आप सभी साथियों को सुप्रभात। मैं मड़ा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं केयर इंडिया से साथियों, आप सभी का स्टडी द्वारा ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसमें आपका सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी आशा है। साथियों, आज जिस विषय पे आपसे बात मुझे करनी है वो विषय है आरंभिक गणित। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों से एक पीपीटी शेयर करूंगा जिसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। एक तो आरंभिक गणित से हमारा क्या परिचय है, मतलब क्या परिचय है, इसका उद्देश्य क्या है। आरंभिक गणित के संदर्भ में उसके मुख्य क्षेत्र क्या हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से गणित की कुछ जो विशेषताएं हैं उन पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और कक्षा कक्ष के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़ी कुछ जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को संज्ञान में लेते हुए कुछ ऐसे बिंदु को भी रेखांकित करने का प्रयास करेंगे जिनको हमें गणित शिक्षण के दौरान ध्यान में रखना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आरंभिक गणित, तो आरंभिक गणित के अंतर्गत हम बेसिकली संख्या, गणित संक्रियाओं, उसके आकार और आकृतियों को पर बातचीत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हम जो आरंभिक गणित के अंतर्गत जो भी हम बच्चों के साथ संख्या पे उनकी संक्रियाओं पे काम करा रहे हैं, वो उनको डेली लाइफ से उनको जोड़ते हुए हम किस प्रकार से एक बुनियाद, एक नींव उसकी मजबूत करें जो आगे की अवधारणाओं को और सशक्त मजबूती प्रदान करे। साथ ही साथ जो हमारे आम जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं उसका एक गणितीय रूप से हम समाधान प्रस्तुत कर सकें और एक गणितीय नजरिया हमारा अपने आप में ही विकसित हो। दूसरी बात यह क्या आती है कि आर्मी कैडर कौशल के संदर्भ में जैसा कि एनसीएफ भी इस बात को कोट करता है कि गणित विषय की क्रियाविधि कुछ इस प्रकार की हो कि बच्चे आपस में इसको बहुत रोचकता से लें, आनंद उठाएं। एक जो बोझिल विषय माना जाता है उस अवधारणा से, उस पार्टी से आगे हटते हुए यह इसकी क्रियाविधियां इस प्रकार से हमें सशक्त करती हैं, मैं बच्चे को सशक्त करती हैं कि बच्चे आपस में गणित के सवालों को लेके सवालों पर बातचीत करते हैं कि उसकी जो प्रोसेस है पूरा, उसके चरण हैं उन पे बातचीत करते हैं। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन गणित के संदर्भ में भी होता है। इसके साथ ही साथ वो दूसरे विषयों में भी इस चीज को कागझाक कह लें या उससे भी जोड़ने की कोशिश करते हैं आगे चल के। इसके साथ ही साथ एक शिक्षक की नजर से बातचीत में करें तो आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत जो भी क्रियाविधियां अपनाई जाती हैं, चाहे वह अभ्यास के स्वरूप में हो, चाहे धारणा के लिए जो अपनाई जाती हैं, वो हमें इस प्रकार से एक शिक्षक को सशक्त करती हैं कि हम उसका एक निरंतर आकलन भी करते रहें। अगर हम बात करें कि जैसे गणित के एक विशिष्ट अपने उद्देश्य हैं, इसी के साथ ही साथ उसके एक शब्द कुछ गणित के संदर्भ में कुछ उसके उद्देश्य इस प्रकार से हैं कि संख्या पूर्व अवधारणा की आवश्यकताओं व उनके कार्यों को समझना। कि संख्या पूर्व अवधारणा क्या है, कि उस संख्या से किस प्रकार से अलग है और इस पे काम करना क्यों जरूरी है संख्याओं पे काम करने से पूर्व। गणितीय अवधारणाओं उनके क्रम को समझना, जब हम संख्याओं पे काम शुरू करते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम किस प्रकार से इस पे काम करें। इसके साथ ही साथ जो हम गणितीय संक्रियाओं पे काम करते हैं, उसके जो चिन्हों का उपयोग करते हैं, उन उपयोगों को समझ पाना। परिवेश या कक्षा कक्ष में उपलब्ध वस्तुएं जो होती हैं, जो उनको हम प्रारंभ में विभिन्न आकार एवं आकृतियों से जोड़ते हैं, वो जो आगे चल के हम उसको ज्यामितीय रूप में इसको प्रदर्शित कर पाते हैं। यहाँ पे हमारी इसकी समझ को लेके काम हम करते हैं विभिन्न आकृतियों में आकार के साथ। इसके साथ अपने परिवेश में हम अपने गणित में कैसे देख पा रहे हैं, जो छोटे छोटे पैटर्न हैं उन पैटर्न को हम कैसे समझ पा रहे हैं। पैटर्न से आशय ये है कि ये जो एक क्रमबद्धता है उसको हम कैसे देख रहे हैं, उसको हम गणित में कैसे शामिल कर पा रहे हैं। जैसे गणित में हमारी संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम पूरा है, वो एक पैटर्न पे आधारित है। लेकिन अगर उसको हम परिवेश से जोड़ के देखें शुरुआती स्तर से, अगर हम सीधे क्लासिक पैटर्न पे ही संख्याओं पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो उनमें कुछ चुनौती है, कुछ दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर हम उसे परिवेश से जोड़ के देखें, जैसे हमारे घर जो हम शर्ट पहनते हैं इसमें बटन जो लगी होती हैं,
या जो हमारी घरों में चादर बिछी होती है, चादरों में बनाई कढ़ाई या चारपाई, एक कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें दिखता रहता है। पौधे में देखें फूल पत्तियों, उनकी पंखुड़ियों, कुछ ना कुछ पैटर्न छुपा रहता है। अगर उस पैटर्न पे अवलोकन करते हुए हम कुछ बातचीत बच्चों के साथ करें, फिर वही संख्याओं से जोड़ के हम देखें इसको, तो वहाँ पे सहजता होती है। फिर गणित को अपने जीवन में शामिल कर पाना, हम अमूमन विशेषकर अपने दैनिक जीवन में अनुमान लगाना, कुछ गणितीय रूप से जो हमारी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करना और एक दूसरे से तुलना कर पाना, हम यहाँ पे इस नजरिए को भी शामिल करते हैं। अब संख्यापूर्ण अवधारणा, आरंभिक गणित के प्रमुख क्षेत्र पर हम बातचीत करने की कोशिश करें आपसे। इससे पहले मैं इस चीज आपसे बात करूंगा कि हम जब इस बिंदु पे आगे बातचीत करें, तो दो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी इस चीज को, कि जो जैसा कि हमारा एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों को प्रस्तुत करते समय कहते हैं कि जैसे बच्चों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और कक्षा-कक्ष की क्रियाविधि इस प्रकार की हो कि बच्चों की रटन प्रणाली को मतलब से मुक्त करती हो। तीसरी चीज़ है कि कक्षा-कक्ष की जो भी हम क्रियाविधियाँ अपना रहे हैं, खाली वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। एक चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराती हो। मूल्यांकन के लिए जो भी हम गतिविधियाँ या प्रणाली अपना रहे हैं, उन तरीकों का आपस में इस प्रकार से जुड़ा हो कि वो एक लचीलापन उनमें बना रहे। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता है, वो हमारे क्रियाविधियों में शामिल रहे। जो भी हम किसी विषय पे भी काम कर रहे हैं, तो इन कुछ बातों सिद्धांतों को हम अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो चाहे हम बच्चों के साथ कोई गतिविधि निर्माण की लेके बातचीत कर रहे हों या बच्चों के साथ किसी अवधारणा को लेके बातचीत कर रहे हों, वो हमें सहजता प्रदान करेंगे बच्चों के साथ या किसी फोरम पे उस चीज को काम करने में। अब आरंभिक गणित के अंदर जब हम प्रमुख क्षेत्र की बात करें, तो संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या की समझ, आकृतियां एवं आकार, गणितीय संक्रियाएं, मुद्रा, दैनिक जीवन में मापन का उपयोग और तार्किक चिंतन, या कुछ चीजें हैं जो हमारे आरंभिक गणित के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे हम बातचीत करते हैं संख्या पूर्व अवधारणा। संख्या पूर्व अवधारणा से हमारा आशय क्या है? सामान्यतः ये हम मानते हैं माना जाता है कि यदि बच्चे संख्याओं के नाम, उनकी गिनती क्रम से अगर बोल ले रहे हैं या सीख जाएं, तो इसका मतलब वो गिनती गिन रहे हैं और उनको गिनती आ गई है। लेकिन यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है। बच्चों में संख्या की समझ जो है वो बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। गिनती सीखने से पहले उनको चीजों को समूह में बांटना, एक क्रम में जमाना, एक एक में मिलाकर गिनना और क्रम में जमाना। अगर हम ये तो एक सैद्धांतिक बात है कि हम इस चरण में संख्या पूर्व धारणा में हम काम करते हैं, लेकिन जरा सब आप अपने आसपास बच्चे किसी बच्चे का उदाहरण देखें, तो बच्चे आसपास क्या करते हैं कि शुरुआत से ही कुछ अपने कुछ हर चीज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जब इकट्ठा कर लिए फिर उसका उसके रंग, उसके आकार के आधार पर उसका कुछ समूह बनाते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। फिर एक क्रम में छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, इस क्रम में उसको जमाने का प्रयास करते हैं। अगर इन्हीं के हम एक चरणबद्ध तरीके से देखें कि हम संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत किन किन प्रकार के कार्यों को कराएंगे, तो या किस किस तरह की अवधारणा को हम स्पष्ट करेंगे विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से, कि जैसे छोटा बड़ा, हल्का भारी, लंबा चौड़ा, कम ज्यादा, दूर पास, मोटा पतला, हाथ संतुलन से जुड़े अभ्यास और पैटर्न। इसी के साथ संख्याओं की समझ को लेके, तो संख्याओं की समझ को लेके कुछ एक निश्चित, हम सीधे संख्याओं पे काम तो कर नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से संख्या पूर्व अवधारणा को लेके हमने काम किया, वहां पे जो हमने कुछ बुनियादी जो चीज थी उन पे हमने इनका फोकस किया। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे हम जब संख्याओं पे काम कर रहे हैं, तो ठोस चित्र प्रतीक इन के माध्यम से हम एक चरणबद्ध तरीके से कुछ संख्याओं पे काम करते हैं। वो काम कुछ इस प्रकार से है।
कि जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं को वस्तुओं की सहायता से मौखिक रूप से गिनना। हमने बच्चों के साथ ये भी ठोस व चित्र की मदद से है। ये पहले हमने कुछ ठोस की मदद से कुछ समझ जो भी बच्चे एक तरह की वस्तुएं हैं उनको हमने यहाँ पे बच्चे एक एक में एक मिला के गिन रहे हैं यहाँ पे। फिर 1 से 9 तक की संख्याओं के अंकों की पहचान व उसको लिखना ठोस चित्र प्रतीक से। यहाँ हम जो हमने पहले काम ठोस चित्र के माध्यम से किया था, यहाँ हम प्रतीक को भी जोड़ रहे हैं, एक सिंबल को भी जोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद शून्य की अवधारणा। 21 से 50 तक की संख्याओं को मौखिक गिनना व दहाई की अवधारणा। 10 तक का लिखना। 10-10 के समूह में गिनना। इकाई, दहाई व स्थानीय मान की अवधारणा। 11 से 50 तक संख्या बनाना व लिखना। 51 से 99 तक संख्याओं को गिनना व बनाना। 100 की अवधारणा। ये पूरा जो काम 1 से 99 तक की संख्याओं का जो काम है, ये बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीके से है। और इन क्रम में अगर हो तो बच्चों के साथ संख्याओं पर उनकी समझ बनती है। अगर हम विविध तरह के अभ्यास के अवसर भी उनको प्रदान करेंगे तो उनका मतलब नंबर पे काम आसानी से आगे शुरू करेंगे और आगे की अवधारणाओं पे काम करने में उनको सहजता होगी। अगली बात है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं जिसको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 बेसिक हमारे गणितीय संक्रियाएं हैं। इन गणितीय संक्रियाओं में अपनी एक सोपान क्रमिकता होती है। इसमें सोपान क्रमिकता का शास्त्र ये है, जैसे मान लीजिए हाँ बच्चे को जोड़ सिखाना है, तो जोड़ सिखाने से पहले कि हमें बच्चे अगर नंबर्स को आता होगा तो वो जोड़ तभी कर पाएगा। जोड़ की अवधारणा संख्या की अवधारणा पर आधारित होती है। इसी प्रकार से गुणा की अवधारणा। गुणा जब काम करने से पहले बच्चों को जोड़ की अवधारणा पर उनकी उनकी मजबूती होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम भाग की अवधारणा पे काम कर रहे हैं तो भाग की अवधारणा से पहले उनको घटाव की अवधारणा आनी चाहिए। आकृतियां एवं आकार। आकृति एवं आकार से आशय यहाँ पे है कि हम विभिन्न प्रवेशी चीजें वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को वर्ग, आयत, त्रिभुज, बेलनाकार वस्तुएं और कोण, इनके बारे में बता पाए। आमूलन हम माना जाता है कि ये ज्यामिति, इस तरह की ज्यामिति वाली चीजें बड़ी कक्षाओं के लिए हैं। लेकिन अगर हम अपने परिवेश के माहौल में देखें, अब या बच्चों के आसपास जो इस तरह की वस्तुएं होती है, वो इन वस्तुओं के आसपास इन वस्तुओं से खेलते हैं। वो डिफरेंट आकार के आकृतियों की होती हैं, जिनको हम मतलब उनके शुरुआत से इनके काम करना शुरू करें और काम करने के बाद उसको हम आगे चल के आगे की कक्षाओं में अगर उसको ज्यामिति रूप से परिचय कराते हैं तो यहाँ अवधारणा उनकी थोड़ी में सहजता होती है उनको। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा। मुद्रा में हम यहाँ पे बेसिकली रुपया, सिक्का, इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे व्यवहारिक लेन देन जो बच्चे शुरुआत से ही करने लगते हैं, उन व्यवहारिक लेन देन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से हम इस पे काम करेंगे। तार्किक चिंतन में जैसे कि हम बात करते हैं कि गणितीय अवधारणाओं को या गणितीय चीजों को अपने अपने जीवन में लागू कर पाना, हम चीजों की तुलना करना, तर्क करना या गणितीय रूप से अपनी चीज को प्रस्तुत कर पाना, ये हमारे सब तार्किक चिंतन में है। अब सवाल आता है गणित विषय पर बातचीत। गणित विषय पर बातचीत जिस प्रकार से हम भाषा के संदर्भ में कहते हैं कि गणित विषय पर बातचीत करनी चाहिए, भाषा के संदर्भ में हम कहते हैं कि भाषा विकास में मौखिक भाषा विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लगातार कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों के साथ, उनके प्रवेशी ज्ञान को कुछ संदर्भों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर भी गणित विषय पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। हम एज टीचर्स चाहते हैं कि हम जब भी बच्चा हमारी क्लास में आता है तो हमारी इच्छा रहती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटपुट या जो भी हम दे रहे हैं उनको बच्चे अपने अपने कौशलों को गणित के संदर्भ में निखारें, विषय के संदर्भ में निखारें और अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें।
तो यहाँ पे बातचीत के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को जाने, समझें, उन्हें क्या आता है, उनका पूर्ण ज्ञान स्तर क्या है, उनके अनुभव क्या हैं, उन चीज़ को जाने। हम जब बच्चों से गणित संबंधी बातचीत करते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी एक झिझक दूर होती है। और जो यहाँ पे एक चीज़ और बात कोट करना चाहेंगे कि जब विषयों के संदर्भ में हम बातचीत करते हैं, तो खेल पूरा है शब्दावलियों का। हम गणित में जो भी शब्दावलियाँ यूज़ कर रहे हैं, वो जितनी जल्दी हम उसके आस इर्द-गिर्द अपने को रचना शुरू करेंगे, अपने को रखना शुरू करेंगे, उनका प्रयोग करना शुरू करेंगे, हमें गणित विषय पे काम करने में उतनी ही ज़्यादा सहजता होगी। और बच्चे को भी एक तरह से उस पे संवाद करने में, अपनी बात रखने में आसानी होगी। अवधारणा को उनके परिवेश व दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों को जोड़कर प्रस्तुत करने के संदर्भ में हम जो भी अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हैं, उनको हम यहाँ पे बातचीत के माध्यम से सहज कर सकते हैं, सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम बच्चों के साथ विभिन्न तरह के समूहों में काम कराते हैं व्यक्तिगत, या जब उनको आकलन के विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं, तो यहाँ पे बातचीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम ये जान सकते हैं कि किस अवधारणा में किस स्तर पे बच्चे किस प्रकार की कमियां, सॉरी, किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या सुधार के क्षेत्र हो सकते हैं, वो बातचीत के माध्यम से बहुत ज्यादा ही क्लियर हो सकते हैं। एक अभ्यास पत्र को हम देखें यहाँ पे कि जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके स्कूल में कुल कितनी खिड़कियां हैं। अगर हम बच्चों के साथ कुछ इस तरह के सवाल प्रस्तुत करें, या आपकी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, इस कमरे में की लंबाई आपके हाथ से लगभग कितने हाथ अधिक होगी, आदि इस प्रकार के जो सवाल है, तो वो किस किस हमारी अवधारणा से संबंधित है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने बच्चे से पूछा कि जैसे हम जब मापन का कार्य कुछ कर रहे हैं, तो हम जैसे मान लीजिए अपनी कॉपी है, हम बच्चों के साथ अमानक इकाइयों जो मानक मापन पे काम कर रहे हैं, तो मानक अमानक इकाइयों का उपयोग करते हुए हम जो बच्चों के साथ सवाल कर रहे हैं, तो उनको दैनिक परिवेश लेके उनके अनुभवों से जोड़ कर देखें कि जैसे मान लीजिए बच्चे बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट कितने हाथ का होगा, या कितने बित्ते, हम बित्ता शब्द यूज करते हैं कुछ स्थानीय शब्दों को लेके, तो उसको धीरे धीरे अमानक नहीं को मानक में ले जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के अभ्यास पत्रक हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे उनको ये समझने में आसानी हो कि हाँ, गणित तो हमारे विषय का है, हमारे का हम उस पर आनंद लेंगे उन गतिविधियों में। एक उदाहरण के तौर पे इसको और देखा जाए कि जैसे हम बात करते हैं, जो आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, दो तरह के प्रश्न हैं, एक सिंपल सा है, कुछ इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करके है। अब जब इस तरह का प्रश्न हम बच्चों के सामने रखते हैं, तो आमूलन उनके किस प्रकार की एक चिंतन हो रहा होगा दिमाग में, या हम इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारे गणित के विशिष्ट लक्ष्य तय हैं, निर्धारित हैं, हम किस लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे इस तरह के अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। तो जैसे कि आप प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं कि जब इस प्रकार तरह के प्रश्न हमारी आंखों के सामने आते हैं, या बच्चों के अभ्यास पत्रक के रूप में उनके सामने आते हैं, तो अब नीचे जवाब लिखा हुआ है, ऊपर प्रश्न है। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में सवाल चल रहा है कि जो यहाँ 3 के नीचे या 4 के ऊपर जो संख्या होगी, वो उससे बड़ी होगी, छोटी होगी, या हम क्या संख्या यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। जो यहाँ पे दिए गए सवाल में खाली स्थान पर कोई संख्या नहीं है, तो इसे अमूर्त रूप से समझ के हल कर पाने में इनको मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से ये तो होता है कि जो हमारे गणित विषय में जो लक्ष्य निर्धारित है, कि हम अपने आप को गणितीय रूप से कुछ इसमें गणितीय रूप से सवालों को सोच सकें, या समस्या जो भी हमारे सामने आती है, कुछ अपने ज्ञान के आधार पे उस पर तर्क प्रस्तुत कर सकें, और कुछ परिणामों पर यानी कि निष्कर्ष तक पहुंच सकें। जो गणित की मूल विशेषता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, वो अमूर्त स्वरूप यहाँ समझ सकें। और एक सबसे मुख्य चीज तो है ही
कि जो भी हमारे पास एक समस्या रूपी प्रश्न आया है, उसका एक निष्कर्ष समाधान के रूप उसका हम प्रस्तुत कर सकें। इसी तरीके से दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि हम जब बात करते हैं कि बच्चे गणित विषय का आनंद लें, या अ, हम कहते हैं कि बच्चे जो अवधारणाएं हम प्रस्तुत की जा रही हैं, उन अवधारणाओं को अच्छे से समझें। एक यहाँ पे गुना से संबंधित एक प्रश्न है कि जैसे कक्षा कक्ष के अवलोकन के दौरान कई बार इस प्रकार के अनुभव आप बातचीत के दौरान होते हैं कि गणित के संकेतों को देखकर बच्चे जोड़ या घटाव या गुणा के प्रश्न तो हल कर लेते हैं, लेकिन जोड़ हमने किया क्यों, या घटाव के प्रश्न में हमने घटाव किया क्यों, या गुना में इस तरह के हमने जो सवाल किया है, तो उनको कुछ दिक्कत आती है। या इबारती वाले प्रश्नों को ही देख लें। इबारती वाले प्रश्नों में इस तरह की समस्या हमारे आंख के सामने आती है या अवलोकन के दौरान आती है कि इसमें प्लस का चिन्ह यूज करना है, माइनस का चिन्ह यूज करना है, का चिन्ह यूज करना है। अगर हम चिन्हों का यूज करते हुए सवाल देते हैं, आसानी से कर रहे हैं, लेकिन इबारती सवाल में इस दिक्कत क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ अवधारणा में लेकर हमने कुछ हमारा हम काम उतना नहीं किए, या उसका समय नहीं दे पाए बच्चों को जो हमें देना चाहिए था। तो अगर हम गुना वाले सवाल देखें कि जब हम गुना सवाल यूज कर रहे हैं, तो लिखते समय एक अंक छोड़ के क्यों लिखा जाता है, या एक अंक आगे क्यों लिखा गया? जब जोड़ का निशान नहीं है तो जोड़ा क्यों गया? अगर कुछ इस तरह के सवाल बच्चों के सामने जब रखें तो जवाब नहीं मिलते, तो हमारी क्रियाविधि या उनके साथ बातचीत किस प्रकार की हो कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को समझें और उसका आनंद लें। अब आरंभिक गणित के संदर्भ में हम जब बातचीत करते हैं, तो एक चीज सवाल और आता है कि कक्षा कक्ष से जुड़ी चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत होती है कि बच्चों को ठोस चित्र प्रतीक के माध्यम से सीखने के सीमित अवसर। सीमित अवसर आशा मेरा यहाँ पे ये है कि हम बच्चों को साथ डायलॉग या कम्युनिकेशन या उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन, एक अपनी आदर्श प्रस्तुति ठोस के इन रूप में करते हैं, लेकिन उनके साथ अभ्यास के मौके शायद सीमित हमारे रहते हैं, जो अवधारणाओं को बनाने में मदद नहीं कर पाते। दूसरी चीज यहाँ पे सीमित इस तरह से भी देख सकते हैं, अवलोकन के दौरान भी चीज सामने आई है कि जो बच्चों के साथ टीएलएम हम यूज करते हैं, वो टीएलएम बच्चों के हाथ में कितना हम दे पा रहे हैं, क्या वो एक खाली शिक्षक केंद्रित है? जब हम टीएलएम बच्चों के हाथ में देंगे तो शुरुआत में, तो जो हम मूर्त से अमूर्त की अवधारणा की बात करते हैं, वो मूर्त से अमूर्त की अवधारणा क्लियर होगी, और बच्चे इस चीज को समझ सकेंगे कि वास्तव में इसका हम कैसे हमारी आगे की अवधारणाओं से भी जुड़ा हुआ है। गणितीय अवधारणाओं व बातचीत का आसपास की दुनिया से उस तरह से जुड़ाव नहीं। हम जो भी अपने हमने जोड़ जोड़ की संख्याओं का उपयोग किया, या संख्या पूर्ण अवधारणा पे हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, या हम घटाव को लेके बातचीत बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कम ज्यादा को लेके बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या हम बच्चों के साथ उस प्रवेशी उनकी ज्ञान, उनके जो पैटर्न है, उनको लेके हमने कुछ बच्चों के साथ काम किया है? अगर उस तरह के कुछ काम किए हैं, तो शायद यहाँ बच्चों को सहजता होगी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ पाने में। ठीक, गणित की अवधारणा सोपान क्रमिक है, लेकिन अब हमें अपनी कालांश में बुनियादी अवधारणाओं पे बहुत जोर देते हैं। निसंदेह बच्चे जो भाषा हो चाहे गणित हो, कापियां लाते हैं, उनमें जल्दी से जल्दी लिखें। हम सभी चाहते हैं, शिक्षक भी चाहते हैं, बच्चों के माता पिता तो हमसे ज्यादा जल्दी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा चाहे बच्चों के माता पिता हों, उनसे ही बातचीत करनी चाहिए, और खुद भी समझना चाहिए कि जब बच्चे कॉपियां सॉरी जब बच्चे हम अवधारणाओं पे काम करा रहे हैं, तो उन अवधारणाओं पे हम पहले काम कराएं, हम पहले संख्याओं पे काम करा लें, उसके बाद हम गिनती लिखना, पहाड़े बनाना शुरू करें। आप क्लास वन की कॉपी उठा के देखिए, दो की कॉपी उठाइए, पहाड़े लिखे होते हैं। अब हम आते ही बच्चों के साथ इस बुनियादी अवधारणाओं पर अगर फोकस होकर काम करेंगे, तो शायद बच्चों को धीरे धीरे गणित बच्चे संख्या भी सीख जाएंगे, लेकिन क्या है, वो आगे की अवधारणाओं को, जब अवधारणा हमारी बेस नहीं क्लियर होगी, तो आगे की अवधारणाओं में उनको असहजता होगी।
बच्चे सवाल हल कर रहे हैं लेकिन क्या समझ के साथ अपने तर्कों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं? आप पीछे के जो गुणा वाला सवाल जो दिया गया था, गुणा का सवाल दिया गया था, उसका उदाहरण देखिए, या जोड़ वाली संक्रियाओं को देखिए। हम जब बच्चों से इस तरह का सवाल करते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, परिणाम आधारित, तो वहाँ बच्चे सवाल अपनी प्रतिक्रिया नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो एक यहाँ सीधे मतलब निकलता है कि बच्चे एक यांत्रिक तरीके से हमने जैसे बताया है या जैसे हमारी प्रस्तुति हुई है, उस तरीके से बच्चे सवाल लगाना है, हल तक करना सीख गए, लेकिन उनके पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो अवधारणा जब भी हम प्रस्तुत करें, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, इस पे हम उत्तर देने के बजाय बच्चों से भी सवाल जवाब करें। तीसरी चीज, अगली चीज है कि अभ्यास के तरीकों में विविधता का न होना। एक सीधे साधे तरीके से जैसे हमने श्याम पट पे दिया है सवाल, क्या हमारे अभ्यास के तरीके उससे थोड़े अलग हैं? हमने परिवेश से जोड़ के कुछ बच्चों के सामने प्रश्न रखे हैं, जिससे उनको अपने आसपास के से जोड़ के गणित को देखने का अवसर आरंभिक स्तर से मिला हो। फिर हम एक सवाल के जो जवाब है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। उन तरीकों को बच्चों को बताएं और उनको भी इस तरह से करने का अवसर दें, जिससे एक उनका एक व्यापक नजरिया, एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो। गणित शिक्षण के संदर्भ में कुछ ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं। जो अभी हमने चुनौतियां बात की या लक्ष्यों की बात की है, अब इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह हमने प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लेके बातचीत की है। तो यहाँ पे हम कुछ बिंदुओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे, तो जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए अपने गणित शिक्षण के दौरान, कि हम बच्चों के साथ जब भी गणित के कुछ काम कराएं तो हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि ELPS, कि ई फॉर एक्सपीरियंस यानी ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव देना, एल लैंग्वेज यानी भाषा का उपयोग, P पिक्चर चित्र को देखकर समझना, S सिंबल। जब हम बस शुरुआती स्तर पर संख्याओं, विशेषकर संख्या, जोड़, घटाव या इन बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों को मूर्त रूप में कुछ ठोस वस्तुएं दें। और ठोस वस्तुओं में हमारे गोली हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, पत्तियां हो सकती हैं, आदि आदि तरह की चीजें हो सकती हैं, जिनको बच्चे छू कर महसूस कर पाए, हाँ ये इस तरह की चीजें हैं, और आगे उसी की आगे चल के अमूर्त अवधारणाएं अपनी विकसित कर पाए। फिर जो भी हम एक्सपीरियंस बच्चों को दे पाए उसमें भाषा का समावेश करते हुए चित्रों पे भी बातचीत करें कि हम क्या किस प्रकार के चित्रों को यही हम जिस ठोस में देख रहे हैं भाई ये चित्र में भी देख सकते हैं, और उन चित्रों को यूज करते करते हम के साथ साथ एक सिंबल का उपयोग करें, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की इंद्रियों को सशक्त करने का मौका यहाँ पे दें अपने शुरुआती स्तर पे इस क्रम में। तो बच्चों को गणितीय अवधारणाओं बनाने में सहजता होगी। तीसरी चीज है आगे कि जब भी हम आरंभिक स्तर पर गणित अवधारणाओं को बातचीत करें, उनके दैनिक अनुभवों को जोड़कर उनके उदाहरण प्रस्तुत करें कि दैनिक उदाहरण क्या हो सकते हैं, उनसे खुद सवाल करें। जैसे अभी प्रश्नों के माध्यम से आपसे बातचीत की थी कि तुम्हारे कमरे में खिड़कियां कितनी हैं, तुम्हारे यहाँ जो गोल आकृति की, गोल आकार की जब बात करें, गोल गोल आकार की क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब अब इस तरह की जब उदाहरण लेंगे तो बच्चे अपने आप आस पर दिखना शुरू करेंगे, और विस्तृत नजरिया होगा ना कि सीमित नजरिया। दूसरी चीज, कक्षा कक्ष से बाहर निकलना सभी विषयों में जरूरी है, विशेषकर गणित के संदर्भ में तो बहुत ही जरूरी है। जब भी संक्रियाओं को लेकर हम प्रश्न बच्चों से करें तो जोड़ घटाव जो हम बात कर रहे थे, क्या, क्यों, कैसे, हर प्रश्न में एक विशेषकर इबारती वाले प्रश्न में बात करें कि यहाँ पे हम जोड़ करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पे बच्चे थोड़ा शुरुआती स्तर पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वहां पे चिन्हों से नहीं दिखते हैं, चिन्ह नहीं दिख रहे होते हैं, तो उस यहाँ पे बच्चे जोड़ क्यों कर रहे हैं, घटाव क्यों कर रहे हैं, इसको लेके हम बातचीत कर सकते हैं। गणित में अनुमान लगाना, तर्क करना, प्रश्नों पर चर्चा करना, प्रश्नों का समाधान, इस पे प्रश्नों समाधान किस प्रकार से हो, इससे बातचीत करें। अभ्यास के जब हम अधिक से अधिक मौके दें, प्रश्न में क्या दिया गया है, जब भी हम बच्चों के साथ इबारती प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न दिया गया, चाहे विस्तम विधि में दिया गया हो, चाहे समीकरण विधि में दिया गया हो, हम बच्चों से ये प्रश्न में बातचीत जरूर करें समीकरण के रूप में कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के कम्युनिकेशन के साथ हम उनके साथ
काम करें और उनसे संवाद भी करें। गणित को हल करने के विविध तरीकों को हो सकते हैं और उनके समाधान के विविध तरीकों का अनुभव करना, अपनी योजना में उसे शामिल करना। हम अपनी योजना जब भी बच्चों के साथ बनाएं, इस चीज को ध्यान रखें कि हमने जो बच्चों के साथ गणित के सवालों को प्रस्तुत किया है, उसके समाधान के हम बच्चों को क्या क्या विविध अवसर प्रदान कर पा रहे हैं और उसकी प्रस्तुति बच्चों के साथ किस प्रकार कर रहे हैं। हम जब भी बच्चों के साथ कुछ काम कराएं, एक आकलन के रूप में ही दें, तो यह बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को खाली व्यक्तिगत रूप में या बड़े समूह में बच्चों से संवाद ना करें। उनके साथ छोटे छोटे समूह में, चाहे हम हमारी कक्षा शिक्षण में हो, चाहे कालांश के बाहर हम कुछ अलग तरह का कोई प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं, तो वहाँ हम बच्चों के छोटे छोटे समूह में बनाकर उनके साथ कार्य करें, तो हमें ज़्यादा ही सहजता होगी गणित शिक्षण के संदर्भ में। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।